हेलो बच्चों, मैं ममता जी क्लास 9 हिस्ट्री के अंदर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हिस्ट्री का 3rd चैप्टर चल रहा है, जर्मनी में नासीवाद और हिटलर का उदय, और उसकी अपन अब तक 5 वीडियो देख चुके हैं और आज अपन देखेंगे इसकी 6th वीडियो। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के बाद वाइमर गणराज्य की स्थापना होती है, लेकिन वाइमर गणराज्य की कुछ अंतर्निहित त्रुटियां होती है, गलतियां होती हैं, प्लस वर्साई की संधि के ऊपर हस्ताक्षर, जिसकी वजह से वाइमर गणराज्य का पतन हो जाता है। और वाइमर गणराज्य के पतन के बाद ही हिटलर बहुत ज़्यादा लाइट में आते हैं। वैसे तो उन वाइमर गणराज्य के पतन के पूर्व ही जो यह वाइमर गणराज्य का पतन होता है उसका कारण भी हिटलर ही होते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कि हिटलर की पूरी कहानी क्या थी, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था और हिटलर किस प्रकार जर्मनी की राजनीति में आया और जर्मनी की बागडोर उसने अपने हाथों में कैसे ली। तो बच्चों, सबसे पहले अपन देखेंगे कि हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था और 1889 के अंदर ऑस्ट्रिया के अंदर हिटलर का जन्म हुआ था। यदि हम नक्शे को, मैंने रफ डायग्राम बनाया है कि जर्मनी के बिल्कुल सटा हुआ ऑस्ट्रिया था। तो जब हम 1889 या 1889 की बात करें तो उस वक्त राजा का शासन था और उस राजा के शासन के अंदर जो ऑस्ट्रिया था वो जर्मन की राजनीति से बहुत अधिक प्रभावित था। जैसे अपन इंडिया के अंदर भी देख लें कि हमारे इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं, बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान, तो ये सब कुछ हमारी संस्कृति से प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार ऑस्ट्रिया के जो नागरिक थे, ऑस्ट्रिया के जो लोग थे, वो भी जर्मन की संस्कृति से प्रभावित थे। तो हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के अंदर 1889 के अंदर हुआ था। अब जब प्रथम विश्व युद्ध बच्चों कब हुआ था? 1914 से लेके 1918 के अंदर। तो प्रथम विश्व युद्ध के अंदर ही हिटलर सेना में शामिल हुए थे। जर्मनी की जो सेना थी उसमें जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के अंदर, उस दौरान ही हिटलर सेना में शामिल हुए थे और उन्होंने सबसे पहले संदेशवाहक का कार्य किया था। सेना में ऐसे मैसेंजर का काम उन्होंने किया था। बाद में उनका अच्छा कार्य था तो उनका प्रमोशन हुआ और पदोन्नत होकर के वे कारपोरल के पद के ऊपर उन्होंने कार्य किया। कारपोरल के पद के ऊपर कार्य करते हुए उन्हें कई सारे तमगे मिले, मेडल्स मिले, क्योंकि वो बहुत ब्रेव थे, उन्होंने बहुत बहादुरी के कार्य किए। इसलिए सेना की तरफ से उनको कई तरह के तमगों से उन्हें नवाजा गया, तो उन्हें कई तरह के मेडल भी मिले। और बच्चों, आपके बुक के अंदर इनके बचपन की फ़ोटो भी दे रखी है और बचपन की फ़ोटो को देखेंगे आप तो लगेगा कि वो बचपन से ही साहसी और दृढ़ निश्चय थे। उनके चेहरे का तेज बताता है कि वो बचपन से ही विशिष्ट प्रतिभा के धनी थे। अब जब प्रथम विश्व युद्ध के अंदर हमें पता है कि क्या हुआ था, जर्मनी की हार हो गई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई, उसके साथ ही वर्साई की संधि 1918 के अंदर प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ। 1919 के अंदर वर्साई की संधि हुई और वाइमर गणराज्य का उसके ऊपर हस्ताक्षर होना और वर्साई की संधि की कठोर और अपमानजनक शर्तों का वाइमर गणराज्य के द्वारा मान लेना, ऐसे के अंदर ये सब कुछ जब हिटलर को पता चला तो हिटलर का खून खोल गया। उसे बहुत खराब लगा। उसने अपने आप के अंदर एक दृढ़ निश्चय कर लिया कि वाइमर गणराज्य की वजह से ये जो वर्साई की संधि के ऊपर हमने हस्ताक्षर किए, जिसकी वजह से हम जर्मनियों का इतना अधिक अपमान हुआ है, तो मैं एक दिन इसका बदला लेकर रहूँगा। और उसी दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने अपना कार्य चालू कर दिया। और 1919 के अंदर जो जर्मन वर्कर्स पार्टी चल रही थी, जो कि बहुत छोटी पार्टी थी, जर्मन वर्कर्स पार्टी, तो जो हिटलर थे वो जर्मन वर्कर्स पार्टी के सदस्य बन गए। लेकिन उनके अंदर तो बहुत ज़्यादा प्रतिभा थी, तो जब 1919 के अंदर तो वो उसके सदस्य बने थे और बहुत ही जल्द वो उसके लीडर बन गए, यानी उनकी लीडरशिप करने लगे, अध्यक्ष बन गए और उस पार्टी को वो स्वयं चलाने लगे। और फिर धीरे धीरे क्या करना, उन्होंने उस पार्टी, जिस पार्टी का क्या नाम था, जर्मन वर्कर्स पार्टी, उस पार्टी का नाम बदल करके नाज़ी नेशनल सोशलिस्ट पार्टी रख दिया। नाज़ी तो इसका शॉर्ट फॉर्म है और इसका नाम है नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, जिसको कहते हैं नाज़ी पार्टी। तो आपको नाज़ी पार्टी का पूरा नाम पता चल गया, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। तो जिस पार्टी के वो एक मामूली सदस्य थे, बहुत ही जल्दी उसके अध्यक्ष बन गए
और वो पार्टी उन्होंने संभालने लगे, उसका नेतृत्व करने लगे, लीडरशिप करने लगे। अब उसी दौरान अब मैं आपको प्रथम या सेकंड वीडियो के अंदर बता चुकी हूँ कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी, जर्मनी के अंदर दो पार्टियां उस वक्त चल रही थी, एक डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी। तो दोनों एक दूसरे की विरोधी थी। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो मजदूरों का शासन चाहती थी। किसकी तरह से बोल्शेविक जो क्रांति हुई थी रूस के अंदर, उसकी तर्ज के ऊपर उसका क्या मानना था? उसका मानना था कि जर्मनी के अंदर मजदूरों का शासन होना चाहिए, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी उसके खिलाफ थी। और दोनों जहाँ जहाँ मौका मिलता आपस में लड़ते रहते थे। ऐसे के अंदर हिटलर को एक बहुत अच्छा मौका मिल गया। उसने पब्लिक को गुमराह करना चालू किया, वो पब्लिक की सहानुभूति उसने बटोरनी चालू करी। तो वाइमर गणराज्य जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी का था और कम्युनिस्ट के वर्सेस दोनों के बीच में आपस में लड़ाई चलती ही रही थी, दुश्मनी तो चली रही थी, उसका फायदा हिटलर ने उठाया। अब बच्चों, हिटलर की यदि विशेषताओं की बात करें तो हिटलर बहुत अच्छा वक्ता था, बहुत ही अच्छा भाषण देता था और उसने कई रैलियां निकाली, जगह जगह के ऊपर उसने आम सभाएं करी और पब्लिक को आश्वासन दिया, पब्लिक को आश्वस्त किया, पब्लिक को विश्वास में लाया कि मैं तुम्हें इस अपमान से बाहर निकालूंगा। वर्साई की संधि की वजह से जो हम जर्मनी लोगों का जो अपमान हुआ है, मैं उस अपमान का बदला लूंगा, मैं आपकी खोई हुई प्रतिष्ठा को लौटाऊंगा, मैं आपको जो विदेशी जो लोग जो हमारे ऊपर सत्ता कर रहे हैं उन विदेशों के बंधन से आपको मुक्त कराऊंगा और जो विदेशी लोग जो हमारे साथ साजिशें रचते हैं उन सब से मैं आपको बाहर निकालूंगा। ये सारी बातें किसने कही? हिटलर ने। किससे कही? जर्मनी के लोगों से, आम सभाओं के दौरान, रैलियों के दौरान। तो ये बहुत अच्छा वक्ता था, बहुत अच्छे भाषण देता था, उसने रैलियां निकाली और लोगों के अंदर बहुत पॉपुलर हो गया और उसने बदले की बात कही, प्रतिष्ठा वापस दिलाने की बात कही और लोगों को इमोशनली रूप से प्रभावित किया, भावनात्मक रूप से लोगों को प्रभावित किया। और उसने कहा कि मैं युवाओं को रोजगार दिलाऊंगा। क्यों? क्योंकि जर्मनी उस वक्त आर्थिक तंगी, आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था। मैं आपको लास्ट वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ कि किस प्रकार लोग बेघर हो गए थे, लोगों के धंधे बंद हो गए थे, जो खदानें थी, इनकी कोयले की खदानें थी, जो खनिज भंडार थे, उसके ऊपर फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने आधिपत्य कर लिया था, इनके उपनिवेश भी जा चुके थे। ऐसे के अंदर जर्मनी की हालत बहुत खराब हो गई थी। जर्मनी बिल्कुल अपनी जो उसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल ठप हो गई थी। तो ऐसे के अंदर हिटलर ने लोगों को आश्वस्त किया, उनको आश्वासन दिलाया कि मैं जो तुम्हारा जो सब कुछ खो गया है उसको वापस लौटा करके दूंगा, युवाओं को रोजगार दिलवाऊंगा, नौजवानों को सुरक्षित भविष्य प्रदान करूंगा और विदेशी दासत्व से आपको मुक्ति दिलाऊंगा और जो हमारे जो साजिशें रच रहे विदेशी लोग उनका मुंह तोड़ हम जवाब देंगे। और ऐसे ओरिजिनल फोटो भी आपकी बुक में दे रखे जिसके अंदर हिटलर बड़ी बड़ी सभाएं कर रहा है और इस प्रकार के भाषण दे रहा है, वो ओरिजिनल पिक आपकी बुक में दे रखे। तो बच्चों, ये सब कुछ चला 1919 से लेके 1923 में। अब 1923 में एक तरफ तो आर्थिक मंदी चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ हिटलर ने अपना काम चालू कर दिया था। और हिटलर ने क्या किया था? एक योजना बनाई थी कि सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं बवेरिया बिल्कुल ऑस्ट्रिया और ये इधर जर्मनी से बिल्कुल सटा हुआ है, तो बवेरिया के ऊपर कब्जा करूंगा, जर्मनी के बिल्कुल नीचे, और बर्लिन के ऊपर चढ़ाई करूंगा। ऐसी योजना उसने 1923 में बनाई थी। लेकिन इस योजना में वो असफल हो गया और वाइमर गणराज्य की सरकार के द्वारा इसको क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करा करके और उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से हिटलर को रिहा कर दिया गया और हिटलर वापस मार्केट में आ गया। अब 1929 की बात आ गई। 1929 लास्ट वीडियो के अंदर अपन बहुत अच्छे से देख चुके हैं कि जब वाइमर गणराज्य के पास भी कुछ नहीं था, जो उनके ऊपर जुर्माना लगा था, अपन बात कर चुके हैं 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगा था। किसके ऊपर? जर्मनी के ऊपर। प्रथम विश्व युद्ध के अंदर हारने के बाद जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने इसके ऊपर जुर्माना लगाया था और जुर्माना चुकाते चुकाते इसकी स्वर्ण मुद्राएं भी खत्म हो गई थी, इसके स्वर्ण के भंडार भी खत्म हो गए थे। अब इसके पास कोई उपाय नहीं बचा था। ऐसे के अंदर अमेरिका ने हस्तक्षेप किया था और अमेरिका ने कहा था कि हम आपको लोन देंगे। और लोन क्या था? वो डॉप्स योजना थी। डॉप्स योजना के बारे में हम विस्तृत रूप से अपन लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अपन इतना ही कहेंगे कि 1929 के अंदर
और अपने बात करते कि 1923-24 के बाद से लगभग 1928 तक जर्मनी की स्थिति कुछ ठीक चल रही थी और हिटलर इधर अपना प्रचार प्रसार कर ही रहा था। ऐसे में 1929 के अंदर क्या होता है, हमारा जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज मार्केट होता है, जो शेयर मार्केट, दुनिया का सबसे बड़ा शेयर मार्केट जो कि अमेरिका में था, वो क्या होता है, धराशायी हो जाता है, दिवालिया हो जाता है। लोग उसमें से अपने पैसे निकालने के लिए शेयर बेचने चालू कर देते हैं। तो अमेरिका स्वयं की अर्थव्यवस्था बहुत गड़बड़ आ जाती है। तो अमेरिका क्या करता है, जर्मनी की मदद करना बंद कर देता है। तो 1929 के अंदर जब अमेरिका जर्मनी की आर्थिक मदद करना बंद कर देता है, ऐसे में जर्मनी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। उसकी वापस इकोनॉमी लड़खड़ा जाती है, लोग बेघर, जी जो सारी बातें मैं आपको लास्ट वीडियो के अंदर बता चुकी हूँ, अब हम बार बार उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो 1929 के अंदर अमेरिका के अंदर वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज धराशायी हो जाता है और उसकी वजह से जर्मनी क्या पूरा विश्व भी उससे प्रभावित होता है। हम भारतीय भी उससे प्रभावित हुए थे। अब ऐसे के अंदर नाज़ीवाद बहुत पॉपुलर हो जाता है और वो जन आंदोलन का रूप ले लेता है। क्यों? क्योंकि लोगों का वाइमर गणराज्य पर से तो विश्वास उठ ही गया था। अब उनको कौन दिखता है? सिर्फ हिटलर दिखता है और हिटलर की पार्टी नाज़ी का नाम है नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। अब नाज़ी पार्टी इसका फायदा उठाती है और हिटलर ऐसे मसीहा के रूप में सामने आता है। लोग उसको पूछने लगते हैं कि अब ये हिटलर ही है जो हमको इस महान समस्या से बाहर निकाल सकता है। तो हिटलर मसीहा बन जाता है और लोग उसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। और मैंने यहाँ पर एक बात भी कही थी, सर्वहाराकरण का भय। जब 1929 के अंदर वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज बाजार जो शेयर बाजार धराशायी हो जाता है, तब जो व्यवसायी वर्ग है जिसके पास अपने निजी व्यापार थे, जो छोटे व्यवसायी थे, उनको सर्वहाराकरण का भय आ जाता है कि कहीं हम भी मजदूर न बन जाए। तो ऐसे में इस सारे भय की वजह से वो सब किसकी शरण में जाते हैं? हिटलर की शरण में। अब हिटलर तो था ही चालाक, हिटलर तो था ही बहुत होशियार। वो तो उसने तो क्या करा था, सब लोगों को भ्रमित करके रखा था और सब लोगों का उसने सहानुभूति लूट रखी थी और लोगों को विश्वास दिला दिया था कि मैं ही एक मसीहा हूँ और मैं ही तुम्हें इस आर्थिक मंदी से, इस सारी प्रॉब्लम से बाहर निकालूंगा और तुम्हारे अच्छे दिन में वापस लाऊंगा। तो ऐसे में क्या होता है, जनमत को प्रभावित करने के लिए उसने और भी बहुत सारे प्रयास किए और उसको कहेंगे नाज़ी प्रोपेगेंडा। नाज़ी प्रोपेगेंडा बच्चों, हम भी देखते हैं कि हमारे देश में जब चुनाव का समय आता है तो हमारे नेता भी क्या करते हैं, रैलियों का आयोजन करते हैं, बड़ी बड़ी जनसभाएं करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? पार्टी में जीतने के लिए, चुनाव में जीतने के लिए और साथ में अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए कि हमारे पास इतनी ताकत है और हम तुम्हें कई सारी समस्याओं से बाहर ला सकते हैं। यही हिटलर ने किया। उधर लोग परेशान हो रहे तो इधर उसने अपने प्रोपोगंडे चालू कर दिए, बड़ी बड़ी रैलियां निकाली, जनसभाएं करी और शक्ति का प्रदर्शन किया और भोली जनता भी उसके बहकावे में आ गई और उसने उसको समर्थन दिया। और देखो बच्चों, यहाँ पर क्या आता है, 1929 के चुनाव के अंदर जब संसद के चुनाव होते हैं और संसद का नाम था राइखसटॉग। तो जो संसद थी जर्मनी की, उसके जब चुनाव हुए थे तो 1929 में तो जो हिटलर की पार्टी थी, नाज़ी पार्टी, उसको मात्र 2.6% वोट मिलते हैं। लेकिन 1929 से लेके 1932 तक हिटलर अपना ऐसा जादू चलाता है कि अब उसको 2.6% से डायरेक्ट 37% बहुमत मिल जाता है और जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आती है नाज़ी पार्टी, नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी, जहाँ एक बहुत छोटी पार्टी थी 1929 तक भी। लेकिन उधर वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज का धराशायी होना, जर्मनी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होना, वाइमर गणराज्य की अंतर्निहित गलतियाँ जिससे पब्लिक का वाइमर गणराज्य से पूरी तरह विश्वास का उठ जाना। ऐसे में हिटलर के भाषण, हिटलर की रैलियाँ, हिटलर के वादे, उसकी वजह से हिटलर बहुत पॉपुलर हो जाता है। हिटलर अब मसीहा बन जाता है और पब्लिक उसके साथ हो जाती है। तो 1932 के अंदर उसको 37% वोट मिलते हैं और नाज़ी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के सामने आ जाती है। और क्या होता है, उसके अपने जो स्वस्तिक का जो उसका लोगो था, वो उसके लाल झंडे और नाज़ी सैल्यूट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। जगह जगह के ऊपर पोस्टर लगा देता है,
जगह जगह के ऊपर इसका प्रदर्शन होता है। इसके जो स्वस्तिक का जो इसका लोगो था वो सभी लोग इसके सबके नॉलेज के अंदर आ जाता है, आम हो जाता है। ये लाल झंडा इसका पॉपुलर हो जाता है। इसका जो स्पेशल सैल्यूट करने का तरीका वो भी पॉपुलर हो जाता है। इस प्रकार न्यूरेमबर्ग की बात हम पहले भी कर चुके हैं, सैनिक अदालत थी जहाँ पर। अभी हम इसकी और बात करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जर्मनी के हारने के बाद जो इस युद्ध के जो जिम्मेदार लोग थे उनको सजा जो दी गई थी वो इसी सैनिक अदालत के थ्रू दी गई थी। इसकी बात हम पहले भी कर चुके और बाद में फिर करेंगे। लेकिन अभी हम ये जानेंगे कि 1932 आते आते क्या हो गया था। ये हिटलर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था और ये 1938 का एक पोस्टर भी आपकी बुक में दे रखा है जहाँ पर ये भाषण दे रहा है और लोग खड़े हुए हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर अपन ने देखा कि हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। वो प्रथम विश्व युद्ध के अंदर सेना में भर्ती हुआ और धीरे धीरे वो इतना पॉपुलर हुआ कि 1933 आते आते बिल्कुल लोग उसको मसीहा मानने लगे थे। अब हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे कि कैसे वो क्या बनता है, चांसलर बनता है और आगे क्या क्या घटनाएं होती है कि फिर द्वितीय विश्व युद्ध होता है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी हार जाता है और वापस हिटलर को आत्महत्या करनी पड़ती है। तो अगले वीडियो के अंदर हम बच्चों नई बातों के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।